नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे संकट में श्रीलंका। श्रीलंका इन दिनों भारी मुश्किलों में फंसा हुआ है। अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, विदेश मुद्रा भंडार खाली है, महंगाई चरम पर है, आवश्यक वस्तुओं की किल्लत है, जनता त्राहिमाम कर रही है। चीनी कर्ज का मर्ज लगातार बढ़ने पर ड्रैगन उस पर अपना शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कोलंबो को इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। श्रीलंका जिस हालत से दो चार है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वो स्वयं भी है। एक तो चीन पर हद से ज्यादा निर्भरता बढ़ाकर उसने अपने लिए आफत मोल ले ली है। दूसरे हाल के दौर में कुछ ऐसी घरेलू नीतियां अपनाई जो उसके लिए आत्मघाती साबित हुई। रही सही कसर कोविड महामारी से उपजी आपदा ने पूरी तरह इसको पूरा कर दिया। यही कारण है कि एक समय दक्षिण एशिया में मानव विकास सहित तमाम मानकों पर अग्रिम स्थिति पर दिखने वाला देश आज दिवालिया होने के कगार पर है। ऐसी स्थितियों में वो भारत जैसे पड़ोसी देश से मदद की आस लगाए हुए है। भारत के लिए भी ये श्रीलंका में गंवाई अपनी जमीन को वापस पाने का अवसर प्रतीत हो रहा है। इस मामले में दोनों पक्षों की सक्रियता अच्छे संकेत देने वाली है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि बीते कुछ वर्षों के दौरान चीन श्रीलंका में एक अहम किरदार रहा है। भारत को घेरने वाली अपनी मोतियों की माला रणनीति में वो श्रीलंका की एक महत्वपूर्ण मानक उसको मानता आया है। देखिए, चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में भी श्रीलंका एक अहम कड़ी है। इन पहलुओं को देखते हुए चीन आर्थिक निवेश की आड़ में श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फांसता गया। एक बात तो बहुत साफ है, ये जो ड्रैगन है ये बहुत खतरनाक है। और खतरनाक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धोखे से तमाम चीजें करनी हैं। पहले आप किसी को विश्वास में लो और उसके बाद दगा कर दो। ये भारत के साथ भी करना है और अब श्रीलंका के साथ भी कर रहा है। अब जो स्थिति श्रीलंका की है, एक उम्मीद भारत से लगाए बैठे हैं कि शायद कुछ मदद हो जाए, लेकिन जिस तरह से वो उलझा हुआ है, इकोनॉमिस्ट यदि हम देखें, आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो कहाँ कितनी चीजें की जा सकती हैं, भारत इसे किस तरह से लेगा, भारत के लिए कितना ये ठीक होगा, और इस पूरे मैटर में यदि एक मदद के तौर पर देखा जाए तो क्या भारत के लिए ये सही समय है। क्योंकि हमने कुछ समय पहले भी चर्चा की थी कि किस तरह से चीन और भारत के को लेकर जो चीजें हो रही थी वो ठीक नहीं थी। तो मुझे लगता है बहुत सोच समझकर कोई डिसीजन लिया जाएगा इस पर। लेकिन फिलहाल अभी क्या कुछ हो सकता है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी। रमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अभिषेक खरे जी हमारे साथ जुड़े हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, हमारे साथ आरजी द्विवेदी जी भी जुड़ेंगे, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत आरजी द्विवेदी जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं चर्चा की शुरुआत अभिषेक खरी जी से करूंगी। अभिषेक जी, जिस तरीके से पूरा मामला आया है, क्या लगता है श्रीलंका यदि भारत से एक उम्मीद कर रहा है कि कुछ मदद हो सकती है, या जो स्थिति में वो चला गया है, जिस गर्त में चला गया है, क्या ये सही समय होगा और भारत के लिए क्या ये ठीक होगा अभी? सबसे पहले तो मैं समस्या के जो जड़ है उस पर बात करता हूँ। जड़ ये है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब भी परेशानियां आती हैं वो सिंगल नहीं आती, वो ग्रुप्स में आती हैं और बड़ी संख्या में आती है। श्रीलंका के साथ आज यही हो रहा है। उसकी जो परेशानियां हैं वो पिछले 2 वर्ष से धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होती जा रही हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कहाँ से इससे बाहर निकले, कैसे बाहर निकले, क्योंकि वो एक समस्या का हल ढूंढता है और दूसरे में फंस जाता है। तो उसके लिए ये परेशानी, पहले तो हम मूल रूप से देखेंगे आखिर वो परेशानियां उनको पिछले 2 वर्षों में कहाँ से आई, कैसे आई, क्या परेशानी। तो मुझे लगता है इसकी जो शुरुआत हुई है, इसको हम अगर थोड़ा सा और अगर पिछले 10-15 साल पहले चलें, वहां से देखना शुरू करें, तो जिस तरह से जब वहां पे महेंद्र राजपक्षे राष्ट्रपति थे, लगभग 2005 से 15 के बीच में महेंद्र राजपक्षे वहां राष्ट्रपति थे, और उस दौर में एक शुरुआत हुई थी श्रीलंका का चाइना की तरफ झुकने की, और उसी दौरान उसने विलिंडर करना आरंभ की। श्रीलंका ने चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज लेना था, जिसकी एक परिणति हुई कि उन्हें अल्टीमेटली अपना हम्बनटोटा पोर्ट भी देना पड़ा। उस दौर में महेंद्र राजपक्षे ऐसा माना जाता है कि वो श्रीलंका की तरफ काफी झुके रहे, उनका बहुत झुकाव था। उस दौरान उन्होंने भारत से संबंध भी खराब किए, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसी स्थिति आ गई कि चाइना ने भी भारत के हिसाब से उनको बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में श्रीलंका मिल गया और उन्होंने श्रीलंका में अपने इंटरेस्ट बढ़ाते गए। आज की हालत ये है कि लगभग चाइना का $5 मिलियन
$5 मिलियन कर्ज है श्रीलंका के ऊपर, जो कि उसके टोटल जो कर्ज है उसका लगभग 60% के आसपास पहुंच गया है। यानी एक तरह से अब श्रीलंका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कब्जे में है चाइना के। ये तो एक समस्या। अब उनकी दूसरी समस्या देखते हैं। देखिए, कोरोना तो पूरी दुनिया को परेशानी हुई है निश्चित तौर पर, और उसी तरह से श्रीलंका को भी परेशानी हुई है। लेकिन श्रीलंका को क्या परेशानी उसमें ज्यादा ये हुई क्योंकि ये जो ऐसा देश है जिसका बहुत बड़ा जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो टूरिज्म से ही आता था, तो वो लगभग पूरा स्टॉप हो गया। तो वहां से उनकी समस्या में इजाफा होना शुरू हुआ। फिर तीसरी समस्या आई कि देखिए, अब समस्या तीसरी उनकी जो बड़ी बनी वो बनी टी एक्सपोर्ट। चाइना का जो दूसरा सबसे बड़ा जो आय का माध्यम है और एक्सपोर्ट का उनका माध्यम है वो है टी एक्सपोर्ट। तो टी का उत्पादन भी कम हो गया और टी एक्सपोर्ट भी उनका घट घट के अभी स्थिति है कि लगभग 45-50% कम उनका टी का चाय का उत्पादन भी कम हो गया। तो वहां भी मात खाई। और फिर उसके बाद अचानक से श्रीलंका के जो राजपक्षे सरकार है इस समय, जिसमें गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति और उनके भाई महेंद्र राजपक्षे जो पहले राष्ट्रपति थे वो प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या किया, एक अचानक से आदेश लाए और श्रीलंका में प्लान किया कि अब पूरी की पूरी जो श्रीलंका की कृषि होगी वो ऑर्गेनिक तरीके से की जाएगी। ये पूरी तरह से शिफ्ट केमिकल कृषि से, फर्टिलाइजर कृषि से ऑर्गेनिक कृषि में शिफ्ट होने की इन्होंने प्रयास किया। अब अचानक से कोई अर्थव्यवस्था को आप अगर शिफ्ट करेंगे तो उसके भी परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, चाइना की एक कंपनी से भारी मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ले लिया जो कि खराब निकला, वो किसी काम का नहीं निकला, तो वहां लॉस हो गया। सो कुल मिला के अभी की स्थिति यह है कि चाइना की जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है वो काफी डाउन चल रही है। उनके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा इस समय चल रही है, हाइपर इन्फ्लेशन है एक्चुअली में इस समय। वो तो सर बहुत द्विवेदी सर बहुत बेहतर बता पाएंगे। और इसके बाद जो वहां पे डेली नीड्स हैं उनकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर मैं एक शब्द में इसको व्याख्या करना चाहूंगा तो कोरोना पहला रीजन है, और दूसरा रीजन है जो राजपक्षे हैं, महेंद्र राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने जिस तरह से इनकी जो गलत आर्थिक नीतियां हैं उसकी वजह से श्रीलंका आज जो वर्तमान हालात में फंस गया है, वो रीजन है। बिल्कुल जी ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ आपके पास। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, जो ये घटनाक्रम हम देख रहे हैं, अब दो चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं जिस तरीके से अभिषेक जी ने क्लियर किया कि एक तो कोविड ले लीजिए, दूसरा जो एक कहते हैं ना कि एक नीति जो काम करती है वहां से भी गड़बड़ हो गई। तो कुल मिला के फंस तो गए हैं अब जो चीजें हैं। लेकिन एक बात ये भी देखिए ना कि चीन जितने अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एक हाथ बढ़ाता है और फिर फंसा भी लेता है, इन सब चीजों से क्या माना जाए? और भारत की तरफ जिस आज से देखा जा रहा है, तो भारत क्या इस वक्त उस स्थिति में है कि वो मदद कर पाए, और करे भी तो क्या सोचकर करे? ये भी चीजें बहुत देखी जानी चाहिए, क्योंकि भारत और चीन के कितने अच्छे रिश्ते ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये बात आपने सही कही कि हमेशा समृद्धि या मुद्रा का दो स्थिति होती है, एक मुद्रा की वृद्धि और दूसरा मुद्रा का परिचालन। श्रीलंका में अगर देखें, वो कहने के लिए राजपक्षे जी ने विकास की बहुत बात की, लेकिन वो सारा का सारा विकास मुद्रा के परिचालन में हुआ। मुद्रा का उत्पादन उनका अपना प्रोडक्शन ही बना। चीन जो चालाकी कर रहा है पूरी दुनिया के लिए, जो भारत के लिए भी कर रहा है, चीन एक तो दो प्रकार से काम कर रहा है। आप अगर देखें, उसने नेपाल से लेकर के श्रीलंका तक भारत को लगभग घेर लिया और जितने छोटे देश थे उनको एक प्रकार से अपने आर्थिक शिकंजे में ले लिया। इसमें तो कोई नहीं बचा हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो उत्पादन के नाम पर घटिया उत्पादन देता है। भारत में भी देता है, नेपाल में भी देता है, श्रीलंका में भी देता है, म्यांमार में भी देता है, सब जगह देता है। तो इस तरीके से उसने वहां की इकोनॉमी बिठा दी, और इकोनॉमी बिठा करके उसने एक प्रकार से श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लिया है, और श्रीलंका अब उसमें बच नहीं सकता। दूसरा जो आपने कहा भारत का मैं समझता हूँ भारत को बहुत सोच समझ के इस समय श्रीलंका की मदद करनी चाहिए। उसका एक कारण यह है कि भारत में राष्ट्र भाव को लेकर के एकत्व का भाव नहीं है। कई बार यहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से, विचार की दृष्टि से भारतीय सामाजिक जीवन में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से चीन की नीतियों का समर्थन करते हैं। उसको आप राजनीतिक विचार की तरीके से आप वामपंथी विचार भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम जो पैसा देंगे तो वो आगे चल करके भविष्य में कितना ओब्लाइज श्रीलंका रहेगा, कितना आभार का मानेगा भारत का, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जैसा कि अभिषेक जी ने कहा है, न केवल 60% कर्जा श्रीलंका का चीन का कर्जा है, बल्कि
श्रीलंका के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी चीन के जो समर्थक हैं उनका वर्चस्व हो गया है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत ने उसकी किसी प्रकार मदद कर भी दी तो भविष्य में वो आभारी रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। जैसा हम नेपाल में भी देख सकते हैं, नेपाल में भी भारत की मदद के प्रति नेपाल की सरकार के मन में आभार का भाव नहीं है, क्योंकि चीन का एक स्टैंड ये रहता है, चीन किसी को कर्ज दे या कहीं रोड बनाने के लिए पैसा दे या सिंचाई योजना में पैसा लगाए या कहीं अपना व्यापार बनाए, ये वो दूसरे नंबर पर करता है। इससे पहले वो अपने समर्थकों का वहाँ एक नेटवर्क खड़ा करता है। ये नेटवर्क राजनीति में भी होता है, ये नेटवर्क मीडिया में भी होता है और सामाजिक जीवन में भी होता है। चीन का ये नेटवर्क नेपाल में भी मिलेगा आपको, म्यांमार में भी मिलेगा आपको, श्रीलंका में भी मिलेगा और भूटान में भी मिलेगा। जितने सीमावर्ती देश हैं सब में उसका एक नेटवर्क मिलता है। तो श्रीलंका में भी उसने पहले नेटवर्क खड़ा किया और उसके बाद उसको अपने शिकंजे में लिया। ऐसी स्थिति में अगर भारत मदद कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि आप भविष्य में आगे चल करके श्रीलंका भारत के प्रति व्यापार आभार का भाव रहेगा। भारत को बहुत सोच समझ करके उस मामले में मदद करनी चाहिए और सबसे पहले भारत को अपने को मजबूत करना चाहिए। आप अगर देखें 14 दौर की बातचीत हो चुकी है, 14वें दौर की बातचीत अपने यहाँ 12 तारीख को हुई थी श्रीलंका और नेपाल और भारत के बीच में, लेकिन नतीजा नहीं निकला। तो कुल मिलाकर के बहुत अलर्ट होकर के चलना, तो सबसे पहले खुद को मजबूत करना, अपना अगर पक्ष कमजोर है तो दूसरे में टांग नहीं फंसाना। मुझे तो लगता है श्रीलंका से अभी भारत को दृष्टि देखना ही चाहिए, उसको एक निगरानी में अपनी रखना चाहिए ताकि भविष्य में जो उचित हो उसको आकर के निर्णय ले सके। राखी जी बिल्कुल ठीक है। आरजे द्विवेदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। अभिषेक जी के पास वापस आऊंगे। अभिषेक जी, क्या लगता है अभी फिलहाल हम यदि साउथ एशिया की बात करें तो चीन का ये जो वर्चस्व है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? चीन का जो पूरा उसने ये पॉलिसी बनाई है छोटे एशिया के छोटे गरीब देश और अफ्रीका के छोटे और गरीब देशों को, तो इस पॉलिसी का आज से नहीं लगभग वो 20-25 साल से इस पॉलिसी पे काम कर रहा है। और शुरू में तो किसी ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश थे पूरी दुनिया में, विशेष तौर पर अफ्रीका के, जिनको ना तो कोई कर्ज देता था ना जिनके बारे में कोई सोचता था। तो उनके बारे में उन्होंने बहुत पहले से ही उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से वहां पर उनको लोन देना, उनकी सरकारों को इन्फ्लुएंस करना, उनकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना, और धीरे धीरे स्थिति ये आ गई है कि बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के देश तो एक तरह से उनके नियो कॉलोनिज्म के शिकार हो गए, यानी उनकी एक तरह से उपनिवेश बन के रह गए, आर्थिक उपनिवेश बन गए। तो ये पॉलिसी तो उन्होंने बहुत शुरू में की। विगत 3-4 वर्षों से अमेरिका और अमेरिका लेड बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अब सावधान कर रहे हैं बार बार बहुत सारे देशों को कि चीन के कर्जे में मत फंसिए। उसके जो शर्तें होती हैं, सरल शर्तें, देखिए फंसता कब है, बहुत सारे छोटे देश कब फंस जाते हैं। आईएमएफ और दूसरे जो देश होते हैं, आईएमएफ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कर्ज देते हैं उस देश की जीडीपी और लंबे समय के लिए, लेकिन चीन क्या करता है, उस देश की जीडीपी को बिल्कुल नहीं देखता, वो किसी भी देश को कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है जिससे उसे लाभ मिल सकता हो, और वो शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज देता है। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता कि वो किन शर्तों पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, वो देशों को, जो छोटे देश होते हैं जिनको बड़े कर्ज नहीं मिले होते हैं, वो शायद उस समय वो स्थिति नहीं समझ पाते, धीरे धीरे फंस जाते हैं। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ कि पहले उन्होंने उसको लालच दिखाया कि भैया आपका जो हम्बन टोटा पोर्ट है आप उसे डेवलप कर लीजिए, हम आपको पैसे दे रहे हैं, इसमें हजारों जहाज आके रुका करेंगे, आपको खूब फायदा होगा, आप धीरे धीरे हमारे कर्ज चुकाना। हुआ क्या, श्रीलंका ने आसानी से उनकी बात मानी, हम्बन टोटा को डेवलप किया, और लास्ट में ये हुआ कि वहां 100-200 जहाज भी नहीं रुक रहे थे साल के। सो अल्टीमेटली वो डिजास्टर हो गया और वो उन्हें कर्ज चुकाने के नाम पे 99 साल की लीज पर देना पड़ गया। तो ये क्या हुआ, ये सब जो स्थितियां हैं, तो चाइना तो ये शुरू से कर रहा है और आगे भी वो करता रहेगा। इसके लिए काउंटर करने के लिए जो मेजर शुरू किए गए हैं अमेरिका और दूसरे संस्थाओं और इवन भारत की तरफ से, वो लेट हैं, लेकिन अब तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये जो श्रीलंका की हालत हुई है, ऐसी हालत नेपाल की भी है, पाकिस्तान की भी है। तो इस रीजन में बहुत सारे ऐसे देश हैं एशिया में जिनको बहुत तेजी से संभालने की जरूरत है, और इसमें पहली शुरुआत मुझे लगता है श्रीलंका से ही करना चाहिए। इनके बचाव के लिए कम से कम भारत सरकार को यूएस के साथ मिलकर और भी ग्रुपों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समुदाय के साथ, या तो श्रीलंका के लिए कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा करना चाहिए, बिल्कुल,
भारत अपने स्तर पे कितना पैसा देगा? दे सकता है, शुरुआत में अपना कुछ कर्ज माफ कर सकता है, उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट दे सकता है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब स्थिति जो आ गई है, उन्हें 60% कर्ज अगर किसी एक ही देश का चुकाना है तो पहले तो उससे निकालने का प्रयास करना होगा, और ये सीरियस प्रयास है। अगर ये भारत ने अपने सहयोगी देशों के साथ और विशेष तौर पे आर्थिक संगठनों के साथ नहीं किया तो श्रीलंका का इस साल के लास्ट तक डिफॉल्टर होना तय है। और डिफॉल्टर होने का मतलब सीधा सीधा है 60% जिसका कर्ज है, आप उसके चक्कर में, उसके जाल में पूरी तरह फंसे होंगे और फिर आपको उसकी बातें मानना पड़ेंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ मजबूरी है अब भारत को। हाँ ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ आपके पास। आरजी द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजी द्विवेदी जी, जिस तरीके से भारी आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है, फंस तो गया है चीन के चंगुल में और अब उम्मीद लगाए बैठा है भारत से कि कुछ मदद हो जाए। ये जो स्थितियां बनी हैं और आर्थिक रूप से यदि हम देखें तो अभी इस स्थिति में क्या हो सकता है और भारत क्या कर सकता है? राखी जी, आपने बहुत अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ, आपने ये बहुत अच्छा इशू डिस्कशन के लिए रखा है। देखिए, दो तरह के जो लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक होते हैं पठान, जिसको अपन बोलते हैं। तो जो साहूकार होता है वो इस तरह का कर्ज देता है कि तुम कर्ज ले लो, अपना वो कागज घर का हमको दे दो, वो मॉर्गेज कर ले, वो कोलेट्रल में जैसे करते हैं ना, तो ये इस तरह से करते हैं। अभी भी बैंक वाले भी करते हैं बहुत सारे कि आप कोलेट्रल सिक्योरिटी दे दीजिए हमको, यदि आप डिफॉल्ट में होंगे तो जमानत में हम आपका घर बेच के वसूल कर देंगे। तो ये पठानी टाइप है, साहूकारी लैंडिंग इसको बोलते हैं। और दूसरी लैंडिंग होती है बैंकिंग की, जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या दूसरे तो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो, और या जो बैंक जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं वो देख के कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आप कितना कमाएंगे, आप कमाएंगे तो कितना खर्च कर देंगे, तो उसमें क्या प्रॉफिट आएगा, तो उसका कितना परसेंटेज हमारा डेट चुकाने में देंगे, पूरी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैश फ्लो टाइप बना करके करते हैं। चाइना जो है वो साहूकारी वाली उसमें गया, और साहूकारी में क्या होता है, जैसे बहुत सारे आपके प्राइवेट वाले शुरुआत में होते हैं ना, अच्छा आप कागज दीजिए, चलिए चेक लीजिए, पैसा करिए। तो चाइना ने वही किया, और वह क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह में देंगे तो वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसके पूरा डिटेल में देखते हैं कि क्या GDP है या क्या इनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। तो जिसको बोलते हैं, तो ये श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस गया है। और डेट ट्रैप में जो इसका फंसने का कारण ये था, चाइना की आदत है हिंदुस्तान के आसपास जितने पूरे एशिया के मुल्क हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, और ये चारों तरफ कर रहा है। अब उसका एक कारण ये है, जैसा अपन बैंक में करते हैं ना कि NPA हो जाता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो उस तरह से श्रीलंका भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो उसका तरीका ये है, हमारे यहाँ भी जैसे हो रहा है, जो बड़े बड़े कारखाने नहीं चल पाते हैं कोरोना के कारण, या कोई कैलेमिटीज हो जाती है या धंधे नहीं चलते, तो हम रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं उसको। रीस्ट्रक्चरिंग करना मतलब कि हम जो आपकी किस्त 2020 में ड्यू है उसको हम बढ़ा देते हैं, 2040 में मिलेगी, 20 साल 10 साल आगे चल जाएंगे, और करते हैं। पर वो चाइना उसे अब रिक्वेस्ट किया रीस्ट्रक्चरिंग की, वो चूक बैठे है और इन्हें पेमेंट भी नहीं किया, तो बैंक में वो भी कर दिया है, ऑपरेशन चाइना ने बंद कर दिया है। तो बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, अभी देखिए नया फिगर तो हमारे पास नहीं है, पर पुराना 18-19 में इंडिया का जो ट्रेड चलता था श्रीलंका से, ये करीब $4 का चलता था, इंडियन और श्रीलंका जो ट्रेड था, और जिसमें हमारा एक्सपोर्ट ही था करीब 4.7 का, बाकी का उनका इम्पोर्ट। तो वैसे ट्रेड वाइज बहुत हमारा जो टोटल है उसमें बहुत लंका का रोल नहीं है, पर ये जो सुरक्षा के दृष्टि से जो है, डेमोग्राफी के हिसाब से जो है, ज्योग्राफी के हिसाब से जो है, हमको श्रीलंका के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। पर दिक्कत क्या है, श्रीलंका खुद क्लियर नहीं है, वो दोनों पाँव में नाव रखना चाहता है। वो हमसे हमारी वाली बात करता है इंडिया से कि हमको मदद कर दीजिए, उधर वो चाइना से भी बात करता रहता है। तो जब तक ये क्लियरिटी चल रही है, बात कर रहे हैं, जब तक ये क्लियरिटी नहीं हो जाए कि इधर भी उधर भी दोनों तरफ भी, तो वो फिर थोड़ी उसमें दिक्कत आती है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त पे मुझे ऐसा लगता है जो स्थितियां बनी हैं वो दूसरे जो कंट्रीज हैं आसपास, उनको भी ये सोचना समझना होगा और अब कम से कम सीख लेना चाहिए कि जब भी चीन किसी के साथ है, नीतियों से जुड़ा है, चीजों से जुड़ा है,
कितने प्रोमिसेस करता है, कितने अच्छे बिजनेस की बात करता है, कितने अच्छे विश्वास की बात करता है और बाद में क्या रिजल्ट देता है, मुझे लगता है बहुत सारी कंट्रीज को अब समझ लेना चाहिए जो आसपास हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है उनके लिए। भारत के साथ क्या किया, किस तरह से करते हैं, और अब श्रीलंका की बारी आई है। अब लेकिन इस वक्त इस स्थिति में, क्योंकि श्रीलंका की ये स्थिति हुई है, तो मुझे लगता है अभी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो श्रीलंका को कैसे ड्रैगन के चंगुल से मुक्ति मिले, और दूसरी चीज भारत से जो वो उम्मीद लगा रहा है, तो क्या भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अभिषेक जी क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहला तो मेरा सजेशन है, मतलब मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जैसा कि सर ने बोला, द्विवेदी सर ने, कि इस समय तो श्रीलंका को पहले कर्ज से निकालने की स्थिति है, तो उसमें जो उसने अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन से कर्ज लिया उसकी तो रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग होना ही चाहिए, ये तो एक पार्ट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका 60% कर्ज तो चाइना से, और उन्होंने चाइना से अभी पिछले हफ्ते ही गुहार लगाई कि आप हमारा कर्ज को रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, जिसको चाइना ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तो अब इसका मतलब है 18 जनवरी से उनको अपने कर्ज की अदायगी शुरू करना है। तो मुझे लगता है कि ये अब उनके लिए बहुत मुश्किल है, और जो पहली समस्या उनकी यही जो सामने आने वाली, तो इसके लिए तो उन्हें इमीडिएट लोन की जरूरत है, जिसके लिए वो भारत से भी मांग कर रहे हैं, भारत से भी कर चुके हैं। तो यहाँ मुझे लगता है पहली उनकी मदद यही करना चाहिए। दूसरा, देखिए, पुराना जो दोस्त होता है, जैसे श्रीलंका ने गड़बड़ क्या करी, भारत एक बहुत पुराना और विश्वसनीय सहयोगी था और भारत ने कभी भी एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाई। तो श्रीलंका ने भारत जैसे विश्वसनीय सहयोगी और दोस्त को छोड़ के एक अविश्वसनीय सहयोगी के साथ, चीन के साथ सहयोग करने का कोशिश की, जिसका परिणाम मिल रहा उनको। तो अब मुझे लगता है इस स्थिति में भारत को हर हाल में शुरुआती मदद तो उनकी करना ही चाहिए। इसके साथ साथ एक, जैसा आपको अगर याद होगा, कुछ समय पहले ग्रीस जब डिफॉल्टर हो रहा था, तो यूरोपियन संघ ने एक उनके लिए फंड बनाया था, कुछ देशों ने मिलके, और उसे बचा लिया था डिफॉल्टर होने से। इसी तरह से जिम्बाब्वे की जब प्रॉब्लम आई तो उसे भी बचाने की कोशिश की गई थी, एक फंड बना के। तो मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे पहले तो फंड बनाने की जरूरत है, जिससे श्रीलंका को डिफॉल्टर होने से बचाया जाए। विशेष तौर पे जो चाइना का कर्ज है, वो किस तरह का कर्ज है, उसकी शर्तों को पता करते हुए उसकी अदायगी के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना पहले जरूरी है। तो यहां अगर ऐसा कर पाएंगे तो ही मुझे लगता है श्रीलंका को फिलहाल हम इस संकट से निकाल पाएंगे। ये तो है पहली जरूरत। दूसरी जरूरत है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में श्रीलंका को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से विचार करना पड़ेगा। जो उसने कोलंबो के पास चाइना को अपना कोलंबो साउथ पोर्ट बनाने के लिए दिया है, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भारत और जापान को जो उन्होंने कोलंबो पोर्ट का एक हिस्सा बनाने के लिए दिया है, उसकी शर्तें और जो चाइना के पोर्ट बनाने की शर्तें हैं, उनमें अंतर है, उसे भी ठीक करना पड़ेगा। और मुझे लगता है भारत को इस समय एक आसपास के देशों की भी पहले से समझते हुए, नेपाल की समस्याओं को, बांग्लादेश की, जहां अब चाइना कोशिश कर रहा है, म्यांमार, वहां भी उनकी लोनों की शर्तों को समझना चाहिए। और जैसा कि अमेरिका और दूसरे आर्थिक ऑर्गेनाइजेशनों ने कहा है कि चीन के कर्ज को लेने से पहले हर चीज को आप बेहतर ढंग से समझिए और उनके कर्ज जाल में, डेट ट्रैप में मत फंसिए। तो मुझे लगता है ये इस चीज को और बेहतर ढंग से उठाने की जरूरत है। तो भारत का इस समय रोल बहुत क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है की रोल है। और मुझे लगता है ये एक अवसर भी है। अगर भारत ने इस समय श्रीलंका को संकट से निकाला, तो हो सकता है जो हमारे आज से 5-7 साल पहले संबंध जो उनके साथ बेहतर थे, आज से 10 साल पहले, उस पटरी पे वो वापस आ सके। तो मुझे तो लगता है भारत को हर हाल में इस समय मदद करना चाहिए। जी ठीक है, रमेश जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मेरा मानना है कि भारत को इससे दूर रहना चाहिए। उसका कारण यह है कि भारत को हर पड़ोसी देश ने धोखा दिया है। नेपाल और श्रीलंका एक जमाना ऐसा था कि वो भारत की इकोनॉमी से ही चलते थे, भारत के पर्यटन से, और भारत में उनके यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिला हुआ था उसी से वो चलते थे। उसके बाद भी इन्होंने धोखा दिया। हमको चीन से धोखा मिला, नेपाल से धोखा मिला, पाकिस्तान से धोखा मिला, वर्मा से धोखा मिला, श्रीलंका से धोखा मिला, बांग्लादेश से धोखा मिला। या तो हम में इतनी समझ नहीं है, या हमारे आसपास सारे चालाक और 420 किस्म के लोगों की सरकारें हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त भारत को दूर रहना चाहिए, उसके फटे में उसको बिल्कुल उलझना नहीं चाहिए। और इस वक्त अगर भारत मदद भी कर देगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो श्रीलंका एक वक्त भारत को धोखा दे चुका है तो दोबारा नहीं देगा। मेरी दृष्टि में तो हमको उसके किए का उसके ऊपर छोड़ना चाहिए।
हमको सबसे पहले तो भारत को ये चाहिए कि अपनी इकोनॉमी खुद मजबूत करें। खास तौर से जो चीन का जो व्यापार है, हमारा चीन का व्यापार घाटे में है, तो कहीं ना कहीं जो चीन की सस्ती और डुप्लीकेट चीजें आ रही हैं उसको रोक करके हमको सबसे पहले अपने पैर मजबूत करना चाहिए, जैसा चीन ने किया। चीन में 1949 के बाद उसने सबसे पहले जो कुटीर उद्योग और खास तौर से जो ग्रुप बना करके अपना उत्पादन शुरू किया और जिसके दम पर उसने पूरी दुनिया पे अपना पैर फैलाया, मैं समझता हूँ भारत को सबसे पहले अपना पैर मजबूत करें, उसके बाद इन सब चीजों को देखें। अभी श्रीलंका के फटे से भारत को दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, संकट में श्रीलंका है, और एक बात बहुत साफ हो गई है कि अब ये संकट में फंसा भी अपने कर्मों की वजह से है। बहरहाल धोखा चीन ने दे दिया है, चीन सुनने को तैयार नहीं है। अब भारत से जो आस लगाए ये बैठे हैं, तो फिलहाल जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने यही राय दी है कि भारत को बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि भारत चीन के जो रिश्ते हैं और चीन भारत के साथ क्या कर चुका है, तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन इस वक्त लिया जाना चाहिए, क्योंकि विदेश की जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, जो नीतियां होती हैं, वो बहुत अलग होती हैं। तो बहुत सोच समझ के काम करने की जरूरत यहां पर है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।